हेलो, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 2। इसमें हम भौतिक विभाजन देखेंगे मध्य प्रदेश का, कितने प्रदेशों में बटा हुआ है, और उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश का इतिहास भी देखने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। ठीक है, है ना। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। ठीक, भौतिक विभाजन देखते हैं। ठीक, ये तो ये महाराष्ट्र है, कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और यूपी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़। और अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आ गए थे हम। और उसके बाद हम जिले भी पढ़ेंगे एक पार्ट में। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। है ना, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहता है इतिहास। तो मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। ठीक, क्या है? भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य क्या होता है? जिसकी चारों सीमा, ठीक है, भूमि से घिरी हुई हो। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है बीच में आता है ना, बिल्कुल भारत के मध्य में आता है, और उसकी चारों सीमाएं किसी न किसी राज्य से घिरी हुई है। और हो गए पे। ठीक है, तो क्या है? ये भू आवेष्टित राज्य है। और भू आवेष्टित कैसा है? सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, है ना। भू आवेष्टित को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड। ठीक, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, ठीक, उसको कहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा है भारत का। ठीक, राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा से लगती है। मध्य प्रदेश कैसा है? बीच में है भारत के। तो चारों ओर से, इधर से जैसा हमने बताया गुजरात है ना, इधर से महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी है और इधर राजस्थान है। ठीक, तो राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्र से मिलती है। अब समुद्र आ रहा है क्या? नहीं। ठीक, गुजरात के बाद इधर समुद्र आता है, तो बीच में क्या आ गया? गुजरात। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश की सीमा किस समुद्र से लगती है, या समुद्र से लगती है या नहीं लगती है, तो बिल्कुल नहीं लगती। ये क्या है? लैंड लॉक्ड है। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में दूसरा है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि देश का 9.38% है। ठीक, आबादी की बात करें तो आबादी में 6वां स्थान आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वर्तमान की बात करें तो 5वां है। ठीक, 7, 26, 26, 809, जो कि देश की जनसंख्या में कितना आता है? 6%, 6 स्थान नहीं, परसेंट की तो बात नहीं है, 6वां स्थान आता है। ठीक, परसेंट का निकालना पड़ेगा। चलिए, समुद्र से नहीं लगती और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है क्या? अब राजस्थान से इधर है पाकिस्तान, तो ये लग रही है? नहीं, इधर से भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक, महाराष्ट्र में तो बाकी राज्य आते हैं, यूपी में बहुत सारे, तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ठीक, है ना। को भू वैज्ञानिक दृष्टि से राज्य सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना का लैंड का भाग है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, और पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश किस भू आवेष्टित क्षेत्र का भाग है, तो गोंडवाना लैंड। ठीक, जब पृथ्वी का विकास हुआ था तो धीरे धीरे पृथ्वी जो थी पेंजिया और पैंथालासा में थी। ठीक, हम जो ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ेंगे आगे उसमें मैं कवर करा दूंगा। तो किस प्रकार से पेंजिलिया पैंथालासा अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित होता है।
ठीक, यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पृथ्वी है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को क्या कर दिया, भूवैज्ञानिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर दिया है। जो ऊपर वाला भाग कर दिया है ये अंकारा लैंड है, क्या है, अंकारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक, तो भारत जो था वो अफ्रीका वाले एरिया में आता था। ठीक, अगर उसको भी समझे अपन कि भारत की स्थिति कैसी थी, तो हम देखते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, और इसी से लगा हुआ है एशिया, और ये भारत की स्थिति यहाँ पर है अभी वर्तमान की बात करें। ठीक, और यहाँ बीच में आता है अफ्रीका। ठीक, और यहाँ आता है ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। लेकिन पृथ्वी का जब विकास हुआ तो इस प्रकार से नहीं था। पृथ्वी जो थी वो मुख्यतः इस प्रकार से बटी हुई थी। ठीक, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक घटना के कारण क्या हुआ, ये जो हिस्से थे वो टूटते चले गए और उनमें गैप आता चला गया। ठीक, तो ये पेंजिया और पैंथालासा, और पैंथालासा दो भूखंड हैं। अब दो भूखंडों को किस में बांट दिया था, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब जो भारत की बात हम यहां कर रहे हैं, यहां पर नहीं था। ठीक है, यहां पर क्या था, 33 सागर हुआ करता था, है ना। जहां भारत है वहां क्या था, 33 सागर था। और जो हम भारत की बात कर रहे हैं वो भारत यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद था। लेकिन धीरे धीरे वो खिसक कर कहाँ चला गया, और यहाँ लग गया पूरा का पूरा। ठीक, और यहाँ जब टकराया तो दो प्लेट को आपस में टकराव के कारण जो हम देखते हैं हिमालय का ओरिजिन हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये हम टॉपिक जो है ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझेंगे बाय मैप। ठीक, क्योंकि आपको अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड समझाना था। अब देखिए ये शब्द कौन सा था, गोंडवाना लैंड, क्योंकि भारत जो है अब तो ऊपर है। वर्तमान स्थिति देखिए भारत की, तो कहाँ आता है भारत, यहाँ आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा भारत, यहाँ पर है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, है ना। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की लोकेशन है। ठीक, लेकिन पहले कहाँ था, इधर था। तो इधर से प्लेट टेक्टोनिक घटना के कारण ये प्लेट जब यहाँ से खिसकी तो आगे चलकर यहाँ जाकर मिल गई। ठीक है, यूरेशिया वाली प्लेट से, है ना। ज्योग्राफी में देखेंगे 7 मेजर प्लेट हैं। ठीक, और अन्य छोटी छोटी कई सारी प्लेटें। तो यूरेशिया प्लेट से जब टकराती हैं तो वहाँ पर भारत का निर्माण होता है। ठीक, इसीलिए हम देखते हैं कि जब सबसे पहले हम पृथ्वी पर जीवन का विकास कहाँ से होता है, तो अफ्रीका से होता है। ठीक, भारत पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, अफ्रीका वाला हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से उठकर हम आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो समझ में आ गया गोंडवाना लैंड, अब कभी नहीं भूलेंगे, है ना। अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए, तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग, ये प्राचीनतम मतलब ये इतिहास था इसका। अब अगला पॉइंट है कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। कौन सा वाला एरिया, अब मध्य प्रदेश का पूरा एरिया नहीं, उसमें भी आधा आधा आता है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र ये है दक्षिण, और ये पूर्व क्षेत्र। ठीक, भौतिक संरचना, है ना, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र कहलाता है दक्षिण पूर्व वाला। ये दक्षिण है, ये पूर्व है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार के उत्तरी भाग राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैसा आता है, भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार के उत्तरी भाग वाला ये है। दक्कन का पठार देखेंगे हम, कहाँ आता है, नीचे आएगा
दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, दक्कन प्लेटू, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र कौन से प्लेटू पर बैठा है, पठार पर बैठा है, दक्कन। दक्कन का उत्तरी भाग आ रहा है नॉर्थ वाला, ठीक, उत्तरी भाग राज्य के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लेन शेल समूह लोरल, गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बटे गए हैं। मतलब गोंडवाना में भी कई सारे विभाजन, 3 लोअर, ठीक है, मध्य और अपर, 3 में बटा है, ठीक। जैसा हम देखेंगे ना, ये लोअर, मध्य और अपर, ठीक, ऐसा एरिया गोंडवाना लेन का बटा है। अगर पूछे कि दक्कन पठार के किस एरिया में गोंडवाना क्षेत्र आता है, तो उत्तरी वाले एरिया में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे दिखते नहीं आपको, केवल सिवाय एग्जाम के, ठीक है ना। चलिए, मेंस भी लिख सकते हैं आप, वहां से वो देना डिस्टेंस, ठीक है। अगर मेंस में लिखाना हो आपको तो आप मेंस भी लिख सकते हैं पीएससी के लिए, ठीक। ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा गोंडवाना लैंड के बारे में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, अभी तो समझाया। कैसे? मुख्यतः मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा भाग कहलाता है। हाँ, तो मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है, ये है ना। भूवैज्ञानिक दृष्टि से की बात करें तो राज्य सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। जो मेजर एरिया है वो दक्षिण पूर्व वाला है। हाँ, कौन सी भारत? नहीं, ये अलग अलग प्लेटों में बटे हुए हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी तो अपन एक पर्टिकुलर स्टेट को उठाया है। चलिए, ये भौतिक स्थिति है मध्य प्रदेश की, ठीक। इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा, है ना। भौतिक स्थिति में मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता देता हूं, पिछले वाले लेक्चर में नहीं बताया था, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, ठीक। कितने डिग्री पर है? तो 70, ये जो बिंदु है कितनी डिग्री पर है? 74 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक। इसको मिनट्स में काउंट किया जाता है। 74 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक। ये क्या है? पश्चिमतम बिंदु, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू होती है। और हम कैसे बढ़ते हैं? इसी ओर बढ़ते हैं, जीएमटी रेखा से। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे कहाँ तक है? तो यहाँ है सिंगरौली जिला, दिख रहा है ये सिंगरौली, ठीक। ये सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। तो यहाँ का कितना है? 8248, 82 डिग्री 48 मिनट पर मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा समाप्त होती है। या उधर से बात करेंगे तो वहाँ से प्रारंभ होती है, बाकी इधर से हम काउंट करते हैं तो वहाँ समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं नीचे से, क्योंकि एक नीचे भी इक्वेटर रेखा देखते हैं हम। पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये है ना। तो यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ से जब 0 है तो ऊपर जाके हम देखेंगे तो इसकी जो नीचे वाली आती है, ये आती 21.6, है ना। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का दक्कन द्वार कहलाता है, दक्कन का प्रवेश द्वार। 21 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और पूर्व का है मुरैना, 26 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर पूर्व में जाके समाप्त हो जाती हैं, सॉरी उत्तर में जाकर, ठीक। उत्तर 26-30, दक्षिण 21-6, मतलब 21-6 से प्रारंभ होकर 26-30 तक जाता है। और एक 74-9 से प्रारंभ होकर 82-48 पर खत्म होता है। जिले याद रखना है, अलीराजपुर, सिंगरौली, मुरैना, बुरहानपुर, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि
मध्य प्रदेश की क्वेश्चन मतलब बनेगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है तो वो कितने राज्यों से गुजरती हैं, है ना? या मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? तो आंसर आएगा 14। अगर आपको अंकों में बात करें तो कितने आएगा? 14 जिले मध्य प्रदेश के, ठीक, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, अगर वो पूछ ले कौन से जिले से गुजरती है या कौन से जिले से नहीं गुजरती है, ठीक है, तो इसको मैं कोड के थ्रू भी बताऊंगा कि आपको महज 10 सेकंड में, 10 सेकंड से भी कम समय में आपको याद हो जाएगा। 14 जिले पॉसिबल हैं, ठीक है, पॉसिबल हैं, देख लेते हैं। ठीक, तो ये कर्क रेखा है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा की वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं उज्जैन, है ना? पहले तो देखेंगे रतलाम, उज्जैन, ठीक है, फिर आपका आगर, ठीक है, फिर कोड के थ्रू देख लेते हैं तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं आएंगे। रउआ, राशि, भवरासा, जब, दमकटा, उमरासा। ठीक है, ये कोड है कर्क रेखा को याद करने का। ठीक है, र से रतलाम, ठीक है, उ से ये आपका उज्जैन, ये रतलाम, आ से आगर मालवा, ठीक है, फिर रा से राजगढ़, ठीक है, रा से क्या है आपका? राजगढ़, ठीक, सी से सीहोर, भ से भोपाल, व से विदिशा, ठीक, रा से रायसेन, ये रायसेन आपका, ठीक, फिर सागर, फिर आपका आएगा दमोह, ठीक है, कटनी, जबलपुर, है ना, उमरिया और शहडोल। ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, है ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, 4। इसको देखते हैं। रउआ, तो र से रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भ से भोपाल, व से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर। ठीक, बाकी जब से जबलपुर, दम से दमोह, क से कटनी, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल। ठीक है, या शाह भी कर सकते हैं आप इसको, शहडोल। तो ये 14 जिले हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें अपन वो देख लेते हैं। है ना, ये डिस्टेंस पूछ ले तो ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, डिस्टेंस पूछे कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? कितनी है? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 605 किलोमीटर। ठीक, ये भी याद रखना है, छूट गया था। अगला,
आगे देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा है ना, मतलब हम देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश या मध्य प्रदेश को कितने पठारी क्षेत्रों में बांटा गया है वो हम देखेंगे, कितने प्रदेशों में बांटा गया है। कर्क रेखा नर्मदा के समांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कहाँ से गुजरी हमने देखा, यहाँ से गुजरी, तो ये क्या कर दी, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। पेन देखो ना, अच्छा चले उसमें इंक डलवाओ ना कुछ में, ये तो होगी थोड़ी सी निकल जाएगी, देखो है ना। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक, मध्य उच्च प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो इसमें मध्य उच्च प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन कौन सा एरिया आता है। ठीक, तो देखेंगे हम, ये वाला जो है ग्वालियर संभाग जो आएगा, ये किस क्षेत्र में आता है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड प्रदेश। ये सामान्यतः आपको बुकों में नहीं मिलता ये वाला टॉपिक इतना डिटेल में। ठीक, ये है ग्रिड प्रदेश, ये आएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक, कैमूर का पठार, सतपुड़ा वाला पहाड़ी क्षेत्र आता है, क्योंकि सतपुड़ा कहाँ से फैला है, ऐसा फैला हुआ है सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर का पठार। जो भोपाल वाला देखेंगे हम, भोपाल संभाग और थोड़ा सा सागर संभाग जो आता है वो आता है विंध्य क्षेत्र पर्वत। ठीक है, विंध्याचल भवन हम देखते हैं ना, कहाँ आता है, भोपाल में। ठीक, मालवा का पठार, ये वाला एरिया। ठीक है, झाबुआ पहाड़ी मैदान। ठीक, और ये आपका निमाड़, निमाड़ में पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ कहलाता है। ठीक, बीच वाला एरिया देखें तो नर्मदा है ना, मध्य नर्मदा घाटी, जो मेन नर्मदा बहते हुए है ना, है जो मेन नर्मदा बहते हुए जो घाटी का निर्माण करती है वो कुछ एरिया में बनता है, ये मध्य वाले एरिया में सर्वाधिक है ना गहराई बनती है, घाटी का निर्माण होता है। घाटी माने वैली। ठीक, ये वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठार या पहाड़ी मैदान है ना, ये भी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक, ये पहाड़ी क्षेत्र आएगा, और नीचे वाला छत्तीसगढ़ वाला हम देखेंगे मंडला है ना, मंडला डिंडोरी वाला हिस्सा जो है वो मैदान वाले एरिया में आता है, प्लेन है। ये वाला कैसा है, पहाड़ी है, ये प्लेन आता है। जो मेन सतपुड़ा देखते हैं, जो रेंज फैली हुई है वो कहाँ है, ये है सतपुड़ा का पठार। ठीक, देखिए 3 चीज़ें आती है, एक आता है पर्वत, पठार और मैदान है ना। पर्वत, पठार और मैदान क्या होता है, पर्वत क्या होता है, या पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र को पर्वत कहते हैं क्या, नहीं। ठीक है, पर्वत जिसकी लंबाई, ऊंचाई मतलब 600 मीटर हो और शीर्ष कैसा हो, नुकीला, शीर्ष नुमा ऐसा हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पर्वत। इसकी मिनिमम कितनी चाहिए, 600 मीटर इसकी हाइट चाहिए। ठीक, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पर्वत। ठीक, पठार क्या होता है, जिसका शीर्ष कैसा हो, समतल हो है ना, ऊंचाई तो है लेकिन शीर्ष कैसा है, समतल हो, उसे हम पठार कहते हैं। मैदान क्या हो, बिल्कुल प्लेन रीजन है ना, ये बिल्कुल क्या हो गया, मैदान। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पठार की बात करें तो पठार कैसा आएगा, पर्वत की बात करें तो पर्वत कैसा आएगा, पहाड़ वाला एरिया है ना, और मैदान की बात करें तो मैदान किस प्रकार से आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, कितने प्रदेशों में बांटा गया है मध्य उच्च प्रदेश को, या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो ग्रिड क्षेत्र 1, बुंदेलखंड 2, कैमूर सतपुड़ा 3, छत्तीसगढ़ 4, छत्तीसगढ़ मैदान 5, सतपुड़ा पठार 6, नर्मदा घाटी 7, निमाड़ 8, झाबुआ पहाड़ी, मालवा पठार और विंध्यन 11। ठीक है,
मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहे थे हम। हाँ, ये डिटेल में है ना, ठीक है। उसको भी डिफाइन कर दिया है, जो मैंने लिखाए थे उसको और डिफाइन करके बताया गया है यहाँ पर डीपली तरीके से, ठीक है। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। टॉपिक क्या है कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ठीक है। व्यापम की हर एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, या भारत की पूछ ले या मध्य प्रदेश की पूछ ले। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ठीक है, मानसूनी जलवायु है ना, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। और भारत की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत की उष्णकटिबंधीय और यहाँ की समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। दोनों ये है ना, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु जो है वो मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है तो वो भी देख लेते हैं। कितने हैं, उत्तरी मैदान, ठीक, ये विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार, 1 2 3 और 4 है ना, 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए चीज़ें वही हैं, अब क्या हो रहा है उसको हर टॉपिक वाइज बांट दिया गया है ना, समझने के लिए। जब हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट वाला जो वन वाला है वो अलग मैप बनेगा, है ना। उसके प्राकृतिक प्रदेश की बात करें, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, वो जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं वो चीज़ अलग हो जाती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, और उस चीज़ को डिटेल में जाने के लिए और एग्जैक्ट लोकेशन कि भाई अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर वाला एरिया कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला कवर करेगा, तो आपको सबसे पहले जिले कवर करना होगा, ठीक है, जिलों की प्रैक्टिस करना होगा। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि इस एरिया में कौन से जिले आते हैं, तो आपका पढ़ के और ना पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ये तो बोलेगा सर ऊपर आता है, ऊपर में क्या, ऊपर में क्या, तो ऊपर में पढ़ने के लिए भाई ये एरिया कवर करता है, तो आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन से ज़िले की सीमा यहाँ पर होगी या कौन सा ज़िला यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कौन सा संभाग आ रहा है, पूरा का पूरा ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग कवर कर रहा है, पूरा का पूरा, ठीक। मंदसौर नीमच वाला एरिया आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, ठीक है, छतरपुर वाला एरिया कवर कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हमारे ज़िले वहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उत्तर का मैदान देखिए, अब ये अगर पूछे कि उत्तर के मैदान में कैसी जलवायु पाई जाती है, मध्य प्रदेश की ओवरऑल पूछे तो कैसी है, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। किंतु अगर वो उसको बांट दे, ठीक है, मेंस के हिसाब से बात करें, ठीक, या किसी अन्य एग्जाम में पूछे कि उत्तर के एरिया की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक। जब हम इसको जलवायु का पूरा एक टॉपिक लेंगे, अभी तो थोड़ा सा चल रहा है बस समझने के लिए, एक टॉपिक और रहेगा आपका जलवायु का, ठीक है। तो उसमें जैसे अपन ने संभाग वाइज जब करेंगे ना, तो संभाग में जैसे उत्तर का हम संभाग पढ़ रहे हैं, तो संभाग के कौन से जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक, वो भी कवर होता चला जाएगा, ठीक। अभी इसको देख रहे हैं, तो उत्तर का मैदान सबसे पहले देखेंगे, ठीक, 2 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफिकल देखेंगे तो ये क्या है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ये महाद्वीपीय जलवायु, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आती है, महाद्वीपीय जलवायु। और भारत में जलवायु की बात करें, वर्षा की बात करें, बारिश की कब आती है, सामान्यतः 1 जुलाई को, 1 जून या जुलाई, 1 जून है ना, हाँ 1 जून को आती है।
और मध्य प्रदेश तक आते आते ये 15 जून हो जाता है ना। भारत की बात करेंगे तो भारत में तो 1 जून को आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरा समुद्र वाला एरिया है। यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्षा कैसे होती है। कैसे होती है वर्षा भाई, यहाँ से जल कैसा ऊपर उठा, बादल कैसे बनते हैं। ठीक, तो जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो समुद्र का जल क्या होता है, समुद्र का जल गर्म होता है। गर्म होने के कारण वाष्प ऊपर उठती है। ठीक है, जो भाप हम देखते हैं वो भाप दिखती नहीं है सामान्यतः, लेकिन ऊपर उठती है और वो बादल का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक, अब क्या डायरेक्ट बरस जाती हैं? बादल बनने से पानी बरसात होती है क्या, बारिश होती है? नहीं। ठीक, जब ताप और दाब बढ़ता है उस बादलों में क्या होगा, ताप और दाब, मतलब 100% ह्यूमिडिटी आती है, आर्द्रता आती है। आपने देखा होगा सफ़ेद बादल जो होते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता उतनी नहीं होती है, तो वो कैसे होते हैं, वो विचरण कर रहे होते हैं, चलते हैं वो, ठीक, घूमते हैं, है ना, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बादल काले होते हैं, घने काल है ना, जो पतले होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जाकर एक घने बादल के रूप में धीरे 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 वहाँ पर जमते चले जाते हैं। ठीक, और आप देखते हैं कि जमने के बाद मतलब उसकी एक 100% क्षमता होती है हर चीज़ को। अगर मैं आपको 10 किलो का वजन दूँ, ठीक, बोले बहुत छोटा है, आप पकड़ोगे उसको, 1 घंटे तक पकड़ा, 2 घंटे तक पकड़ा, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे, अब 6ठे घंटे क्या करोगे आप, छोड़ दोगे। तो इनमें भी क्या होता है, जब इनकी सीमा होती है कि आ गए आ गए आ गए, ठोस हो रहा है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जब तक कि 100% क्षमता ना हो जाए उसकी, मतलब अब वो कह सकते कि अब मैं नहीं पकड़ के रख सकता,